Hello students, welcome back to Brain Bridge, your everyday dose of learning. लास्ट लेक्चर में हमने एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया था. इस लेक्चर में मैं तुमको एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करवाऊंगा. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जैसे देखो अपना जो वो चलता हुआ आ रहा है ना, एक क्या कह सकते हैं उसको, ऑर्डर चलता हुआ आ रहा है. उसमें अपन ने क्या देखा है कि एक नया मेथड आता है, उसके बाद में उसकी इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, फिर उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है. इक्वेशंस में कुछ इक्वेशन सॉल्व होती हैं, कुछ इक्वेशंस बिहेवियर ऑफ लाइंस की वजह से नहीं सॉल्व हो पाती हैं. हमको ये भी ध्यान रखना है कि सीधी कोई इक्वेशन हमको दे रखी है तो हमको पता रहना चाहिए कि उसका बिहेवियर क्या है. बिहेवियर का मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 कि ये क्या कह रहा है. अगर उसमें इसने इसका वन सोल्यूशन लिखा हुआ है तो ही इसका सोल्यूशन आता है. अगर नो सोल्यूशन है उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशन का तो उसका सोल्यूशन आप उससे एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकाल सकते हो. ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन ऐसा आया था इनके सोल्यूशन नहीं निकल रहे थे. ठीक है, तो अगर नो सोल्यूशन है मतलब नो सोल्यूशन है, आप सब्स्टिट्यूशन ग्राफिकल किसी भी चीज़ से उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो. ठीक है, तो मूविंग ऑन, आज हम एलिमिनेशन मेथड के एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 करेंगे. ठीक है, चलो क्लास 10 एग्जांपल्स एक्सरसाइज 3.3 ये लास्ट एक्सरसाइज है. ठीक है, जिसके एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, होपफुली फटाफट खत्म हो जाएगी ये, या फिर इसका मतलब ये लेक्चर, इसका नेक्स्ट लेक्चर में एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाना चाहिए. अगर फिर भी कुछ बच गया तो मैं छोटा पार्ट करके आखिरी लेक्चर डाल दूंगा. बाकी इतना कुछ खास बचा नहीं है चैप्टर में. तो हम चलते हैं. आई एम सो सॉरी गाइस, यार ये क्या है. चलो हाँ ये रहा. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड एग्जाम्पल 8. देखो एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, पहले सुनो, मैं तुमको क्वेश्चन रिसाइट करके बता दूंगा उसका मतलब. अच्छा, एग्जाम्पल 8 जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट भी है. जैसे अपन ने वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं उनमें एज आया है, अपना लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बता दिया, क्वेश्चन वैसा आया नहीं, अभी आ जाएगा. और टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन आ चुका है, बैट बॉल वाला, क्वान्टिटीज़ वाला क्वेश्चन आ चुका है. तो इसी तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर. पहले इसको समझ लो ये क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये क्या होता है, चलो ध्यान देना. इनकम क्या होती है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरी एक इनकम है, सपोज कर लो मेरी इनकम मान लो 40 के, नहीं ये नहीं था ना. चलो सपोज कर लो मेरी इनकम क्या है 10K, बहुत गरीब आदमी हूँ. ठीक है, और मान लो मेरा एक्सपेंडिचर जो है ना वो है 7K. ठीक है, अब इनकम और एक्सपेंडिचर में तीसरी टर्म आती है एक, जिसको अपन बोलते हैं सेविंग्स. ठीक है, जिसको अपन गुल्लक बना के यहाँ से सिक्के डालो, इस तरह का एक सेविंग्स का डब्बा होता है. ठीक है, जो ये आता है और उसके बाद में जो खर्चा लगता है उसके बाद में जो बचता है वो इसमें आता है. समझ में आया? तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इनकम जो होती है ना आपकी, वो एक्सपेंडिचर, EXP डॉट लगा रहा हूं मैं, प्लस सेविंग्स, इसके बराबर होती है. अब इस चीज से तुम कोई सा भी फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हो इन तीनों टर्म्स को ध्यान में रख के. मैं यही बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर जो होता है ना भाई, वो इनकम माइनस सेविंग्स होता है. ठीक है, ये बच्चों वाले काम नहीं करूँगा मैं यहाँ पे. मैं बोल दूंगा मान लो सेविंग्स जो होता है ना वो अगेन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है. तो वो सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर इसको इधर से इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, और लॉजिकली भी तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बैठनी चाहिए. ठीक है, तुम्हारे समझने लायक जितना इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स की टॉपिक में आना चाहिए तुमको उतना यही है. ये आ जाएगा क्वेश्चन, फटे चक दोगे तुम. ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर की ये चीज़ होती है. इनकम क्या होती है, जो हमारी तनख्वाह होती है ना, तनख्वाह, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको, किसको समझ नहीं आ रहा है मेरी राइटिंग. तनख्वाह. ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा. और सेविंग्स क्या होती है, बचत.
बिल्कुल ईजी भाषा में समझा रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लो, खत्म करो। मैथ्स बेसिकली साइंस से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल साइंस में करवाए जाते हैं हमको। आयरनी देख रहे हो तुम, कुदरत का करिश्मा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली मोटा-मोटी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में हम एग्जाम्पल फर्स्ट पे अटैक करेंगे, जो एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल जो हम करने वाले हैं उसका फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो, वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना, कान खोले रखना, दिमाग खुला रखना। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। क्या कह रहा है? 2 persons की बात हो गई, ठीक है। 2 इंसान है, एक गुड्डू है और एक गुड़िया है। गुड्डू गुड़िया जैसी भी है, मेरे को बनाना नहीं आते, बस बना दिए तुम्हारे लिए मैंने, ठीक है। इनकी इनकम जो है ना, उनका रेशियो है, ये 9 कमाता है तो ये 7 कमाती है, ठीक है। सॉरी, ह्यूमन एम्पावरमेंट, ये 7 कमाता है और ये 9 कमाती है, लेकिन इससे तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। 9 7 ही लिखे रहने दो भाई, ध्यान रखना, ये गुड़िया है और ये गुड्डू है, नालायक, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, इनके एक्सपेंडिचर, ये तो इनकम का रेशियो है, और एक इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। एक्सपेंडिचर मतलब इनका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है? एक्सपेंडिचर भाई गुड़िया करती है 4 और गुड्डू करता है 3, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों बचत कितनी करते हैं? ₹2000 अ मंथ। ये भी 2000 ही बचाती है और ये भी 2000 बचाता है, यही तो फर्क होता है। हमारे पास खर्च करने के लिए जगह ही नहीं भाई, कहाँ खर्च करें, इसलिए बचत बराबर हो रही है, ठीक है। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, क्या बोला है कि इनके इनकम्स बताओ। चलो ध्यान सुनो, इनकम मान लो ये 9 कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है, कितनी बची? 5। ये इसकी सेविंग्स होनी चाहिए, बराबर। 9 कमा रही है, सॉरी, ये 7 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, कितना बच रहा है? 4। ये इसकी सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन भी बताऊंगा। पहले अपन नॉर्मल क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो एक चीज बताओ मेरे को, हमेशा मैंने क्या बोला है कि लिनियर इक्वेशन में तुमको 2 क्वांटिटीज मिलेगी, 2 क्वांटिटीज मिली हुई है, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो, लेट इनकम बी ₹X, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर बी ₹Y, ठीक है। अब देखो, फिर से रिपीट करूंगा तुम्हारे लिए। देखो, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, ठीक है। इनकम और सेविंग्स, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। पहले इंसान की बात करते हैं, ये अपना इनकम का रेशियो है, ये अपना एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3, ठीक है। और दोनों 2-2 बचा रहे हैं, मतलब इसमें से माइनस करूँगा 2000 आना चाहिए और इसमें से माइनस करूँगा 2000 आना चाहिए। ये मैं तुमको लॉजिकली समझा चुका हूँ कि जो सेविंग्स होती हैं वो कैसे प्राप्त की जाती हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो ये वही है, ये क्या है? एक्सपेंडिचर ही तो है, ये क्या है? इनकम ही तो है, ये क्या है? एक्सपेंडिचर ही तो है, इसमें से माइनस करोगे तो आना चाहिए ना, ठीक है। चलो, हमने कोफिशिएंट क्या माना? हमने इनकम को कोफिशिएंट x माना है, एक्सपेंडिचर को कोफिशिएंट y माना है। देखो, पहले पर्सन के केस में उसकी इनकम क्या है? 9 है, ठीक है। अब 9 है तो एक अपन ने यूनिट जो मानी है ना, जो मल्टीप्लाई करते हैं x मानते हैं, ठीक है। तो क्या माना? x माना हमने, किसके लिए माना? इनकम के लिए। तो इनकम 9 है तो पहले पर्सन की इनकम 9 × x होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वैसे ही एक्सपेंडिचर जो है वो इसमें क्या होना चाहिए? 4y होना चाहिए। और बचा कितने रहा है? 2000 रुपये। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इक्वेशन समझ में आ गई। दूसरी इक्वेशन में ऐसे लिख दूंगा तो वो समझ में आ जाएगी, 7x - 3y = 2000। बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बुझे भाई? ये तो बात है। इनकम को, चलो इसको इनकम को एज ए होल मत मानना कि पूरी इनकम को ही x मान लिया है। इनकम को आप x का क्या कह सकते हैं इसको, रेशियो में, मैं सिर्फ ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, रेशियोज में इनका जो कोफिशिएंट होगा ना, जो टर्म मानेंगे हम, वो x मान लो कि इनकम कुछ x होगी और एक्सपेंडिचर कुछ y होगा। तो पहले पर्सन का, या जो गुड़िया थी, इनकी इनकम कुछ x नहीं है, इनकी इनकम 9x है, और इन्होंने इनमें से 4y माइनस किया, मतलब कि खत्म कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना? 2000, जो इसका क्या है? सेविंग्स है। ये एक्सपेंडिचर, ये इनकम।
तुमको इसके साथ साथ ये भी समझ में आना चाहिए IES, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है आगे के लिए, ठीक है। सिमिलरली जो गुड्डू था उसने 7x कमाया, 3y खर्च किया और 2000 बचाया। अब करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालो, खत्म करो। इनकी इनकम से तो फाइंड करनी है, क्या बोला है, फाइंड देयर मंथली इनकम। इनकम से तो निकालनी है हमको, तो इनकम का कैसे निकाल सकते हैं अपन, जैसे मान लो इसको पहले 9x माना है, इसको 7x माना है, इसको 4y माना है, इसको 3y माना है। इनकम निकालनी है मतलब x की वैल्यू निकाल दूंगा तो इनकम आ जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो इसको एलिमिनेशन सॉल्व करना है। मैंने तुमको क्या बताया था कि एलिमिनेशन में कोफिशिएंट बराबर करने पड़ते हैं, बिल्कुल करने पड़ते हैं। मेरे को x की वैल्यू चाहिए प्राइमरी बेसिस पे, y की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। जब मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट कर दूंगा तो पहले मेरे पास x की ही वैल्यू आएगी, समझ रहे हो। अगर मैं बिना सोचे समझे x को एलिमिनेट कर देता हूँ तो मेरे को y की वैल्यू आएगी, फिर मैं y की वैल्यू इसमें पुट करूंगा और फिर x निकालूंगा। इससे बढ़िया ये है ना कि मैं डायरेक्टली x को एलिमिनेट ना करके y को एलिमिनेट कर दूं और x की वैल्यूज निकाल लूँ, ठीक है। तो मैं कोफिशिएंट बराबर किसी का करूंगा, y के बराबर करूंगा, क्यों, ताकि y एलिमिनेट हो जाए फटाफट। देखो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, देखते जाओ। 9 3 27x होता है, माइनस 3 4 12y होता है, इक्वल्स टू 3 2000 जा 6000, ठीक है। 4 7 28x होता है, माइनस 12y आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 4 2000 8000 आ जाएगा, ठीक है। देखते जाओ, अब देखो बराबर आ गया, साइन उल्टे करने हैं, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। खत्म करो, किया खत्म, बचा क्या 27 माइनस 28 मतलब माइनस का x, बचा क्या माइनस का 2000 मतलब माइनस का 2000 इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x का वैल्यू कितना आ गया 2000 आ गया। मेरे को निकालना क्या था, क्वेश्चन ने फाइनली पूछा क्या है, फाइंड द इनकम्स ऑफ बोथ पीपल, जो भी हैं, ठीक है। तो एक की इनकम भाई साहब 9x है, एक की इनकम भाई साहब 7x है, तो 9 × 2000 करूँगा मैं, 7 × 2000 करूँगा मैं, और मेरी इनकम्स क्या आ गई, इनकम 1 इनकम 2 क्या आ गई मेरी 18,000 और 14,000, ये मैंने इनकम कर ली, बस यही पूछा है इस क्वेश्चन ने। y की वैल्यू निकालना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उस पर ध्यान भी नहीं लगाना अपना बिना बात का। एग्जाम में ध्यान रखना, जितना पूछा जाएगा उतना ही करना है, उससे ऊपर नहीं करना है। अपना ज्ञान बिना मतलब के नहीं ढोलना है वहां पे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हारा 18,000 14,000 आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म हो चुका है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 था, जस्ट इन केस उनको याद रहे। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट कर देता हूं। इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम होती है और कुछ नहीं होती, ठीक है। इनकम क्या थी 9 और 7 थी, एक्सपेंडिचर कितना था 4 और 3 था, सेविंग्स क्या बचेगी 2,000 दोनों का बचा, ठीक है। मतलब इसने अपन ने इनकम को x माना है रेशियो के लिए, मतलब 9x और 7x इनकम्स हो गई अपनी, और एक्सपेंडिचर्स दोनों कितने हो गए 4y 3y, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी इनकम में से इसका एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तभी तो इसकी सेविंग्स आएगी। तो इसकी इनकम 9x मानी, इसका एक्सपेंडिचर 4y था तो सेविंग्स 2000। ऐसे ही इसकी इनकम 7x, इसका एक्सपेंडिचर 3y तो इसका सेविंग्स 2000। दोनों इक्वेशन को काम में लिया। मुझसे सिर्फ प्राइमरी बेसिस पे इनकम्स पूछी गई थी दोनों जनों की, तो मैंने सिर्फ x की वैल्यू निकाली, y पे जाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैंने x की वैल्यू निकाली, दोनों को मैंने 9x और 7x से पुट किया और मेरी इनकम्स रिड्यूस हो गई, ठीक है, खत्म है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलेंगे। यार इस बोर्ड का इलाज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला पेयर क्या है भाई, सॉरी एक ही पेयर होगा। पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 है, और दूसरा क्या है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7 होना चाहिए, 7 है, ठीक है। इन दोनों का सोल्यूशन निकालना है, एलिमिनेशन मेथड की मदद से खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने तुमको क्या कहा था, जैसे ही सिर्फ इक्वेशंस आ जाए पहले उनका बिहेवियर चेक किया करो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 चेक किया करो। अगर उसमें तुम्हारा नो सोल्यूशन आंसर नहीं है या फिर कंसिस्टेंट आंसर नहीं है, मतलब कि ना तो तुम्हारा नो सोल्यूशन आना चाहिए ना तुम्हारा इनफाइनाइट सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर आ रहा है तो तुम मैनुअली पुट करके निकाल सकते हो,
और नो सोल्यूशन अगर आ रहा है तो सोल्यूशन उसका आना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी सिर्फ एक ही कंडीशन में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सारे काम करते हैं, वो कंडीशन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली, जिसमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है हमको, ठीक है। तो पहले हम वो चेक करेंगे इसके अंदर, वो अगर ओके है तो हम मतलब हमारे पास में अगर हमको सॉल्व करना है तो सिर्फ ये आना चाहिए, इन दोनों ये दोनों आते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, नहीं करेंगे आगे, ठीक है। आ जाओ देखो a1/a2 b1/b2 c1 से बहुत रटा चुका हूँ मैं, a1/a2 देख लो, b1/b2 देख लो, c1/c2 देख लो। a1 क्या है? 2 है, a2 क्या है? 4 है, तो 2/4। b1 क्या है? 3 है, b2 क्या है? 6 है, तो 3/6। c1 क्या है? 8 है, और c2 क्या है? 7 है, ठीक है। देखो 1 2 1 2 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, ये कटेगा नहीं, मतलब क्या हुआ? 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 8/7, मतलब ये कंडीशन कौन सी हो गई? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं मेरे भाई? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का मैंने तुमको निमोनिक से याद करा रखा है, पिंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन देती है, नो सॉल्यूशन देती है मतलब हम इसको लीनियर इक्वेशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। एग्जाम्पल 9 तुम्हारा यहीं खत्म हो गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10, अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैरेलल लाइन जहाँ जाए वैसे समझ जाया करो यार, पैरेलल लाइन ये होती है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जहाँ दो लाइंस का इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को सॉल्यूशन बोलते हैं। ये इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सिमिलरली कोइंसिडेंट लाइंस जो होती है वो एक के ऊपर एक चलती है, भाई कितने सॉल्यूशन निकालेगा? हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो प्रॉपर सॉल्यूशन होता है ना, वो वन सॉल्यूशन होता है जो इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलता है, मतलब ये सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं अपन बेसिकली, अगर चित्र बना के देखो दिमाग में तो, ठीक है, समझ जाना चाहिए। यहाँ से आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है ये शायद लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद में खत्म करेंगे आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज और चैप्टर खत्म। मैं बहुत वेट कर रहा हूँ इस चैप्टर खत्म होने का, क्योंकि मैं अलजेब्रा से पक चुका हूँ। बेसिकली अलजेब्रा की यूनिट्स में आते हैं तो पता है ना 10th क्लास में तुम। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड। ये भाई अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट, प्लीज़ ध्यान से समझना, उसके बाद में ही मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। खाना पूर्ति नहीं कर रही है मुझे, तो ध्यान से समझना जो बोलूँ। सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ बताओ मेरे को, कोई भी नंबर ले लो, टू डिजिट मान लो अपन ने ले लिया 75, ये ले लिया, ठीक है, ध्यान समझना। इसको क्या अपन यूनिट डिजिट बोलते हैं? यूनिट डिजिट यही बोलते हैं। इसको क्या हम टेंस डिजिट बोलते हैं? टेंस डिजिट, बिल्कुल यही बोलते हैं। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट इनको क्यों बोलते हैं? ये भी एक बात है, क्यों? क्योंकि यूनिट का मतलब होता है 1। यार क्या मार्कर है यार, सारी चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। 1 मतलब दिस नंबर इज ऑन यूनिट डिजिट, मतलब कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ कान खोल के सुनो बस उसको, ठीक है। टेंस डिजिट मतलब ये नंबर टेंस प्लेस पे, मतलब ये 7 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब ये नंबर बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखो 7 × 10, 1 × 5, दोनों का एडिशन ही एक नंबर बनाता है। वरना कहने को तो ये डिजिट ही है, लेकिन ये यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस मतलब ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, टेंस प्लेस मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लेस मतलब कोई नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो नंबर बन रहा है। तो ये नंबर यहाँ से कितना मिला? 70, प्लस यहाँ से कितना मिला? 5, इसीलिए ये नंबर 75 बना। समझ रहे हो? बिल्कुल साइंटिफिकली घुस जाओ इसके अंदर, अपन नंबर बनाने की बात कर रहे हैं। तुमको एक बड़ा एग्जाम्पल दे दो, जैसे मान लो 7 8 9 और 2 है, ठीक है। इसको वंस डिजिट बोलते हैं या फिर यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको टेंस डिजिट बोलते हैं, इसको 100 डिजिट बोलते हैं, इसको 1000 डिजिट बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इनको? ये भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये भाई 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भाई 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भाई 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और तब जाके इतना बड़ा नंबर हमको मिल रहा है। कैसे? एक्सपेंडेड फॉर्म करी होगी ना, जब छोटे थे एक्सपेंड कर करके लिखते थे, वही चीज़ है। 7 के आगे कितने 0? 1 2 3 बनेगी मल्टीप्लाई होके। पहले इसको ऐसे लिखता हूँ, 7 × 1000 जो है प्लस होगा किसमें? 8 × 100 में, फिर वो प्लस होगा किसमें? 9 × 10 में, फिर वो प्लस होगा किसमें? 2 × 1 में, तब जाके ये पूरा एक नंबर बनेगा। मतलब ये कितना हो गया? 7000, ये कितना हो गया? 800, ये कितना हो गया? 90,
और ये कितना हो गया 2, ठीक है। तो 7,892 इसको ऐड करोगे तो यही लिखा जाएगा ना, अरे 2000 तो 2 आया, 900 सॉरी ये वाला 0 और ये 9 आ गया। अब देख लो इसमें कुछ बचा नहीं, 8 और ये 8 और ये 7, ठीक है। तो मतलब इसको तुम बचपन में ये लिखते थे इस तरीके से और फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे। एक्सपेंडेड फॉर्म इसीलिए सिखाई जाती थी, लेकिन वो रटवा के और बता दिया जाता है, बच्चे को पता भी नहीं होता सिर्फ काम किया आगे जाके, ठीक है। ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर बनता कैसे है वो बताया जाता है इसके अंदर। अब समझो उस क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन की वजह से मैंने तुमको बार समझाई है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल इजी चीज है, ये मिटा रहा हूं मैं, समझने की चीज थी, लिखोगे तो फिर भाई बेइज्जती है तुम्हारी, लिख रहे हो उसको भी अगर टेंशन है तो। देखो अब ये क्वेश्चन से तुम्हारे और क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब देखो पहली बात तो ये क्या कर रहा है, एक 2 डिजिट नंबर है प्लस सम बोला है इसलिए पिछले प्लस कर रहा हूँ, 2 डिजिट नंबर प्लस एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, और इसी नंबर को रिवर्स कर दूं अगर मैं इसकी डिजिट्स को, तो रिवर्सिंग नंबर ऐड कर देता हूं तो इसका सम कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर इन दो नंबर, ये जो नंबर बन रहा है, जो नंबर बनेगा ना यहाँ पे, जैसे मान लो x है ये y है, ये तो रिवर्सिंग डेट है तो ये y और x हो गया दो प्लेस पे, 2 डिजिट नंबर बोला इसलिए 2 प्लेस ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इनकी डेट्स में जो डिफरेंस है वो 2 का है, मतलब x और y में जो 2 का डिफरेंस है, कंडीशन गिवन कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, पहले तो नंबर निकालो कि वो नंबर कौन सा है और फिर ऐसे कितने नंबर है ये बताओ। अब ध्यान से सुनना, 2 डिजिट नंबर, मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी लाइन है, लेट द यूनिट डिजिट बी x, परफेक्ट है, एंड टेंस डिजिट बी y, ठीक है। तो नंबर क्या बना मेरा, टेंस डिजिट पे मैं y लिखूंगा, यूनिट डिजिट पे मैं x लिखूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा x y लिखा है कि तो इसको उल्टा कर लो, क्या है वो फॉर्म तुम्हारे याद रहे ना, ये y है और ये x है, मतलब कि टेंस डिजिट पे अपना x है और इस पे y है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो y x करके देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सब हो जाएगा, ठीक है। ये वंस पे है या फिर यूनिट डिजिट पे है और ये टेंस पे है, ठीक है। ये कह रहे हैं अब ये नंबर बना कैसे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x इंटू 10 होता है प्लस y इंटू 1 होता है, तभी ये तो 10x प्लस y बना। नंबर तो बेसिकली तुम इसको बोलोगे ना, अरे एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐड करने के बाद जो लास्ट टर्म आई थी उसी को तो नंबर बोल रहे हो, ठीक है। तो इसको अब ऐड तो कर नहीं सकते, क्यों, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, x और y ऐड नहीं हो सकता, वेरिएबल है, अपन ने मान रखा है, तो एक बार को नंबर तो हम इसी को मानेंगे ना, हमारा डिजायर्ड नंबर ये है, अपन इसको बोल रहे हैं लेट द नंबर बी 10x प्लस y, वेयर y इज ऑन द यूनिट डिजिट एंड x इज द टेंस डिजिट, ठीक है। x टेंस डिजिट पे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, y यूनिट डिजिट है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐड करके जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम एक नंबर बोल रहे हैं, मतलब हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, 10x प्लस y, ठीक है। कहना क्या जा रहा है, 10x प्लस y। अच्छा एक चीज़ और बताओ मेरे को, अगर ये क्या बोल रहा है, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दो, ठीक है, तो अब डिजिट्स क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, मतलब ये इसके घर पे, ये इसके घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे y और यहाँ पे x, अब क्या हुआ, क्या ये वंस प्लेस पे है तो x इंटू 1 नहीं होगा, प्लस क्या ये टेंस प्लेस पे है तो y इंटू 10 नहीं होगा, तो क्या ये नंबर 10y प्लस x नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल। ये नंबर कौन सा है, जब डिजिट्स रिवर्स कर दी जाए, ये नंबर कौन सा है, जो अपना ओरिजिनल नंबर बोल देते हैं इसको, जो हमने ओरिजिनल नंबर इमेजिन किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ, फटाफट समझ में आएगा क्या कह रहा है, इसको मिटा दूं मैं, इफ समबडी वांट्स टू टेक ए स्क्रीनशॉट ले सकता है, 1 सेकंड मिल गया बहुत है, ठीक है। हमने क्या माना, देखो एक नंबर माना 10x प्लस y, ये क्या था, ओरिजिनल नंबर, एक नंबर माना 10y प्लस x, ये क्या था, रिवर्सिंग
डिजिट्स, क्या स्पेलिंग लिखी मैंने, ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन वापस पढ़ो, समझ में आएगा। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर का सम, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट द डिजिट्स, और जो नंबर रिवर्स करने में मिला, क्या मतलब कि 10x प्लस वाई, ये तो हमारा नंबर था टू डिजिट नंबर, प्लस वो नंबर जो इसके डिजिट्स को रिवर्स करने पे हमको मिला, क्या मिला भाई, 10y प्लस x मिल गया। इन दोनों का सम कितना दे रखा है भाई, 66 दे रखा है। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। ये इक्वेशन बनी हमारी पहली। क्या कह रहा है देख लो, 10x प्लस x क्या 11x नहीं होगा, y प्लस 10y क्या 11y नहीं होगा, इक्वल्स टू 66। क्या मैं सब में से 11 नहीं खींच सकता, 11 मैंने खींचा, 1 जा तो x बचा, 1 जा तो y बचा, इक्वल्स टू 6 जा तो ये बचा। तो मेरा क्या पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 नहीं आया, बुझे। दूसरा क्या कह रहा है ये देखो, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों नंबर की जो डिजिट्स हैं, मतलब डिजिट्स की बात करते हैं तो सिर्फ यही तो हुआ ना, ये माना था ना भाई, हाँ यही तो हुआ। तो इनकी डिजिट्स जो है इनमें 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब सिर्फ वेरिएबल की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही। नंबर की बात होती है तब हमको फर्क पड़ता है कौन से प्लेस पे है। अब सिर्फ उसकी बात हो रही है डिजिट्स की, तो डिजिट 1 इसको मान लो चाहे इसको मान लो। मान लो मैं लिखता हूँ x माइनस वाई 2 से डिफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या ऑटोमेटिकली अज्यूम कर रहा हूँ कि x जो होगा वो y से ग्रेटर होगा। इससे तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, ठीक है। तो तुमको ध्यान रखना है, अगर तुम y ग्रेटर देन x मानोगे तो भी चलेगा, आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या सेकंड इक्वेशन नहीं हो गई, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं थी। अब क्या x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, तुमको निकाल लो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 आया था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आया, ठीक है। देख लो, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स का 2x नहीं हुआ, इक्वल्स टू 6 और 2 8 नहीं हुआ। क्या x का वैल्यू 4 नहीं हुआ डायरेक्टली, 4x का वैल्यू आया, ये 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है। तो y का वैल्यू निकालूंगा तो क्या 4 उधर जाके माइनस नहीं होगा, तो y का वैल्यू क्या आया, 2 आया। मतलब कि x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने जो ओरिजिनल नंबर माना था वो क्या था, मिटा देता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, देख लेना, ठीक है। x और x की 4 है, y की 2 है। देख लेना, x की क्या आई 4, y की क्या आई 2। अब जो हमने ओरिजिनल नंबर माना था वो क्या था 10x प्लस वाई। तो क्या हुआ 10 की x क्या था, ये 10th प्लेस पे था ना, तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब x की मैं 4 पुट करता हूँ मान लो यहाँ पे, तो ये 4 आया, प्लस y क्या था 2 था, तो क्या ये नंबर फॉर्म नहीं हो गया, 10 4 जा 40 प्लस 2, तो क्या ये नंबर 42 नहीं आया। इसी के डिजिट्स अगर रिवर्स कर देते हो तो क्या 24 नहीं होगा, इन्हीं को अगर ऐड कर देते हो क्या 66 नहीं आएगा। 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। सारी कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो अप्लाई करो, फिर चेक करो तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है। 66 आ गया इनका सम, और डिजिट्स में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा नंबर था, ओरिजिनल नंबर क्या आया 42, ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे और कितने नंबर्स हैं जिनमें डिफरेंस 2 का हो और सम कर दो तो 66 आए। तो क्या एक ही नंबर ऐसा नहीं आएगा जो इसको डिजिट को तुम रिवर्स कर दोगे, तो क्या 2 नंबर नहीं हो गए ऐसे, परफेक्ट है। ये तुम्हारा नंबर सिस्टम का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में बहुत सारे भरे पड़े हैं, एग्जाम में भी आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम आएंगे एग्जाम में। उसके बाद में हम आर एस अग्रवाल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्लास होगी उस टाइम पे हम ये क्वेश्चंस और भी कराऊंगा मैं तुमको, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन आया इसलिए मैं एक ही करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल में इसके आगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 3.3, उसके बाद में चैप्टर खत्म। एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं कितने पार्ट्स में होती है, फर्स्ट 1 पार्ट में होती है, सेकंड पार्ट में होती है, कितने में होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चंस लेके। ध्यान रखो, लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवाओ अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, ट्यूशन में, स्कूल में, सबका धंधा बर्बाद कर दो, हमारा चला दो। बाय बाय, जय हिंद।